हमने कल के टॉपिक से आगे चल रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कमर्शियल लॉ, द एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है जी। अब हमने पीछे 2 पॉइंट्स जो हैं वो पढ़ लिए थे। लॉफुल जो है हमने फ्री कंसर्न पढ़ लिया था, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया था। हम आगे चल रहे हैं अब लॉफुल कंसिडरेशन पे। लॉफुल कंसिडरेशन कंसिडरेशन होती है कोई चीज़ देना। देने में सिर्फ और सिर्फ क्या शामिल होता है? आपके पैसे। पैसे जो हैं वो गलत सोर्स से ना कमाए हों, ब्लैक मनी ना हो। ठीक है। आप एक चीज़ परचेज कर रहे हैं और परचेज कर रहे हैं जो हैं वो करप्शन के पैसों से। ठीक है। तो वो आपके लिए क्या होगा? पेपर मनी ट्रेल बतानी पड़ेगी, यार ये पैसे आए तो आए कहाँ से। ठीक है। आप नहीं बताते, अगर नहीं बता सकते कि आपको ये पैसे जो हैं वो कहाँ से मिले, तो इस सिचुएशन में क्या कहा जाएगा कि भाई ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। जो देना है, जो आप दे रहे हैं पैसे, वो सही तरीके से नहीं कमाए हुए, या आप जो पैसे दे रहे हैं वो उतने मुनासिब नहीं हैं जिस चीज़ को आप परचेज कर रहे हैं, तो अनलॉफुल ये कहलाएंगे। तो इस सिचुएशन में क्या नहीं हो सकता? कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं बन सकता। सिंपली डिफाइंड एज एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज या बिटवीन पार्टीज, पेड अकॉर्डिंग टू देयर, अपनी प्रॉमिस के हिसाब से या ख्वाहिश के हिसाब से ही वो उसे परचेज कर सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा उस तरीके से। पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ना चाहे छोड़ दें। फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट है हमारे पास। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है? लॉफुल ऑब्जेक्ट इज कि जो चीज़ दी जा रही है, जो चीज़ सेल की जा रही है, क्या कर वो लॉफुल है या वो लॉफुल नहीं है। कानून उसकी इजाज़त देता है या कानून उसकी इजाज़त नहीं देता है। देखो, कानून बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त देता है। ठीक है। हमें वो पढ़ना है जिसकी इजाज़त नहीं देता है। क्लियर है? देखें, सबसे पहले आता है फॉरबिडन बाय लॉ, एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड। अब तो समझना पड़ेगा पहले कि ये एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड क्या है। कानून ने खुले अल्फाजों में लिखा हुआ है कि अगर आप वेपन्स खरीदेंगे या वेपन्स सेल करेंगे या आप ड्रग्स परचेज करेंगे, नशा आवर चीज़ें परचेज करेंगे या इस तरह की चीज़ें परचेज करेंगे, तो आप जो है वो किस में चले जाएंगे? अनलॉफुल में चले जाएंगे। क्लियर है कि भाई कानून ने एक्सप्रेसली जो है वो लिखा हुआ है। अच्छा, एम्प्लॉयड क्या है? एम्प्लॉयड क्या है कि इशारा देकर ऐसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आप कोई सामान परचेज कर रहे हैं और वो थोड़ा सा जो है वो लॉफुल है, बाकी लॉफुल नहीं है। ठीक है। कानून ने उसको वाज़े तौर पर तो मना नहीं किया, लेकिन क्या कहा है? बिल्कुल सही भी नहीं कहा। फॉर एग्जांपल, हम डॉल परचेज कर रहे हैं और वो डॉल बनी है किससे? आपकी जो है वो उस एलिमेंट से जो गैर कानूनी है सेल करना। ठीक है। तो कानूनी तो नहीं है, लेकिन क्या आप उसको दिखा रहे हैं कि भाई कानूनी है। ठीक है। ऐसी चीज़ें जो इशारेतन जो है वो क्या पता चले कि ये कानूनी नहीं है, तो उनके ऊपर भी जो कॉन्ट्रैक्ट करना है वो भी क्या कहलाता है? आपका अनलॉफुल कहलाता है। अच्छा जी, दूसरा बी पॉइंट क्या है? कोई भी ऐसा एलिमेंट का परचेज या किसी भी ऐसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट जो, मसला तो ये है कि आपके उसमें बताया जा रहा है कि आपके ऊपर तो कहा गया कानून तोड़ दे, मना किया हो, सख्ती से मना किया हो, भाई इसको तो यूज़ नहीं करना है। लेकिन दूसरे पॉइंट में वो आपसे कह रहा है कि ऐसा बिल्कुल ना हो। कैसा ना हो? कि भाई आप क्या करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजन, लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है इट वुड, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, के कानून ने उसको मना तो नहीं किया, लेकिन उसको परचेज करने से या उसका कॉन्ट्रैक्ट करने से कानून की कोई शिर्क जो है, कानून का कोई हिस्सा जो है, कानून का कोई पार्ट जो है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। कानून वहाँ फुलफिल नहीं होता। ठीक है। ऐसी सिचुएशन पे क्या किया जाएगा? उस ऑब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है वो अनलॉफुल हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा। ठीक है।
अगर गैर कानूनी हो जाएगा तो इनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं रहेगा। इनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, सिर्फ एग्रीमेंट तक बना और बात इख्तिताम पजीर हो गई। नेक्स्ट यू हैव इट इज़ फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है, ठीक है। धोखाधड़ी से या धोखे से आपसे कुछ जो है वो एग्रीमेंट बनवा लिया जाए या फिर एग्री कर लिया जाए तो वो जो है आपका क्या कहलाता है, फ्रॉडुलेंट कहलाता है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कि मैं आपसे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, आप जो है वो सामने वाले का मुंह तोड़ दें, ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी इलीगल है। किसी को नुकसान पहुँचाने का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इलीगल है। क्लियर है। फिर आपके पास आता है कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे क्या हो, पब्लिक पॉलिसी या आपका मोरालिटी, जो मोरल बेसिकली क्या होता है, इमोरल बेसिक आपके पास क्या है कि इखलाकी तौर पे अच्छा ना हो। फॉर एग्जांपल आपको मना किया गया है कि आप पार्क में बैठकर सिगरेट नोशी और इस तरह के मामला ना करें। क्या होगा, बच्चे भी होंगे वहाँ, बच्चे भी जो है उसको देखेंगे, बच्चों को भी जो है वो बीमारियाँ लगेंगी, बच्चे भी जो है क्या होगा इससे जो है वो इसको अच्छा समझ के जो है इसकी तरफ जा रहे होंगे। इस तमाम तर मामला से क्या रहना है, दूर रहना है, ठीक है जी। तो इस तरह कोर्ट ने क्या किया है, गैर अखलाकी चीज़ों को मना किया है पब्लिक में करने से। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सिगरेट वगैरह है, या आप लड़ाई कर रहे हैं पब्लिक में, ये सब क्योंकि पब्लिक खौफ हरास में आ जाएगी, डर जाएगी। ये तमाम तर चीज़ें क्या हैं आपकी अनलॉफुल में चली जाती हैं। क्लियर है। अच्छा, फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट मौजूद है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वाइड। देखें वाइड क्या है और वाइडेबल क्या है। अभी नेक्स्ट पेज पर वैलिड और वाइडेबल तीनों जो है ना वो बातें आ रही हैं, तो मैं आपको जो है वहाँ पे तफसीली तौर पे बताता हूँ। अभी वाइड समझ लें, वाइड का मतलब क्या है, गैर कानूनी, जो क्या हो गया सिरे से ही मना है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उन चीज़ों को, उन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि जिनको कानूनी तौर पर बिल्कुल मना किया है कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो कानून उसको क्या नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वाइड। देखें एग्रीमेंट क्या, कि शौहर ने बीवी से एग्रीमेंट कर लिया कि आप जो है अच्छा खाना बनाएं, मैं आपको जो है वो क्या देता हूँ, एक गोल्ड की रिंग ला कर दूंगा। बीवी ने ऐसा मस्त खाना बनाया, मज़ा आ गया खा गया, शौहर ने वो एग्रीमेंट पूरा नहीं किया, ठीक है। क्यों, क्योंकि लॉफुल कंसिडरेशन तो थी नहीं, कंसिडरेशन तो कोई तय हुई ही नहीं। अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ऐसे हैं कि जब कंसिडरेशन तय नहीं की जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं बनेगा। जब तक कंसिडरेशन तय नहीं होगी तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा इसमें। अच्छा नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वाइड। रिस्ट्रेंट के मीनिंग लिखने हैं मना करना या रोकना, ठीक है। अपनी अपनी किताबों में इसके मायने लिखना चाहे तो लिख लें, या याद रखना चाहे तो याद रख लें। किसी चीज़ को रोकना या मना करना, किस चीज़ से, ट्रेड करने से, तिजारत करने से मना करना जो है वो क्या है, गैर कानूनी है। क्लियर है। तो आप तिजारत करने से रोक किसी को नहीं सकते हैं। अच्छा जी, फिर आ गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 इज एग्रीमेंट टू रीस्ट्रेन ऑफ मैरिज इज वाइड। कि अम्मी ने जो है वो क्या कहा, मैं तुम्हें जो हूँ ना वो 10 लाख रुपए दूंगी और तुम जो हो ना फलानी लड़कियों से दूर रहा करो, या उनसे जो है वो शादी नहीं करनी है, ठीक है। या जो है वो क्या दिया, लड़कियों को दिया कि जो है वो मैं तुम्हें जो है वो पैसे देता हूँ और जो है जो कंसिडरेशन देता हूँ, और तुमने जो है ना वो इस लड़के से शादी नहीं करनी। इस तरह के तमाम तर लॉज जो हैं या तमाम तर चीज़ें जो हैं वो क्या हैं आपके लिए, वाइड है, सिरे से ही जो है वो क्या है, गलत है, ठीक है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना जो है वो पॉसिबल नहीं है, और इनको अगर बना लिया है तो लाजमी नहीं है कि इसे फुलफ़िल किया जाए। अम्मी चली गई कोर्ट कि भाई इसने मुझसे वादा लिया था, मैं इसे जो है वो 1 लाख रुपए या 50 लाख रुपए देने वाली थी, कि ये जो है ये दे दिए थे मैंने,
या दे दिए थे मैंने कि तुम ये एग्रीमेंट कर लो, उसने एग्रीमेंट कर लिया, अब इसे फुलफिल नहीं कर रहा, तो कोर्ट क्या कहेगा कि कोर्ट यही कहेगा, कोर्ट की जजमेंट यही होगी कि आप किसी को किसी से शादी करने के लिए मना नहीं कर सकते। इट्स बेसिकली वाइड, गलत है। तो जब सिरे से ही गलत है तो फिर उस पर कोई जो है वो लॉ एक्सेप्ट होता नहीं है। अच्छा भाई, रीस्ट्रेन, आपका ये डी पॉइंट है, रीस्ट्रेन फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग इज वाइड। देखें क्या कहा गया, मैं जो हूँ तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूँ, लेकिन आज से लेकर अगले 20 दिन तक तुम ना कोर्ट जाओगे, ना पुलिस के पास जाओगे, ना आर्मी के पास जाओगे, ना रेंजर्स के पास, किसी के पास नहीं जाओगे, कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ, ठीक है, भले मारूं भले पीटूं कुछ भी हो, लेकिन तुम नहीं जाओगे। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी इलीगल है, ठीक है, वो भी क्या है, गैर कानूनी है। आपने क्या करना है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बन सकते जिसे क्या हो, जिससे इस तरह के जो है वो सपोर्ट मिले, ठीक है जी। आप लीगल प्रोसीडिंग से किसी को मना नहीं कर सकते। अच्छा जी, एग्रीमेंट बाय एनी ऑफ वेजर इज वाइड, ठीक है जी। पहले तो ज़रा समझें, ये वेजर के मायने होते हैं रिस्की बिजनेसेस। रिस्की बिजनेसेस आर कि आप क्या करें, आप किसी को कहें कि भाई तुम यहाँ इन्वेस्ट कर लो फलानी जगह पर, और यहाँ से जो है मैं एग्रीमेंट करता हूँ कि भाई तुम्हें जो है ना यहाँ से मुनाफा ही होगा और फलाना ढिमकाना। बेसिकली कोर्ट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इट्स अ रिस्की बिजनेस, अप एंड डाउन यहाँ होते हैं। तो जब अप एंड डाउन होते हैं, बैट हो गई, किसी शर्त हो गई, शर्त के ऊपर आप जो है वो कोई जो है केस नहीं कर सकते किसी पर, या कोई गैम्बलिंग हो गई, जुआ जिसे कहा जाता है, उस पर कोई केस नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं होता है। तो आई होप यहाँ तक जो है ये सारी बातें क्लियर होंगी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इफ़ अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसे कोई बात समझ में ना आ रही हो, वो किसी चीज़ में परेशान हो, तो बिला झिझक जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर ले, आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये तीनों पॉइंट के बाद इसे छोड़ दें, देन हमारे पास मौजूद है यहाँ पर काइंड ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है जी। काइंड ऑफ एग्रीमेंट ये कुछ है हमारे पास 7 पॉइंट्स, ठीक है। ये 7 पॉइंट बड़े लंबे चौड़े हैं। लंबे चौड़े से मुराद है कि कोई इतने मुश्किल नहीं है, बड़े आसान है, बस समझने की ज़रूरत है इसे। जहाँ समझ में ना आए वहाँ बिल्कुल जो है मुझसे पूछें, मैं आपकी जितनी मदद हो सकेगी करूँगा, ठीक है, इंशाल्लाह। सो नंबर 1 थिंग इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो पीछे दिए गए 5 पॉइंट को फुलफिल करे वो क्या है, बिल्कुल वैलिड है। 5 पॉइंट हमने पढ़े, कॉम्पिटेंसी पढ़ा हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े ना पीछे अभी। तो यहाँ मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को कौन से 5 पॉइंट हैं जो बीच से आए हैं, वो भी देख लें। ये पाँचों पॉइंट, ठीक है, ये पांचों पॉइंट अगर कोई इंडिविजुअल, कोई कोर्ट या कोई भी शख्स जो है वो फुलफ़िल करे, तो वो केस जो है वो क्या कहलाता है, आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। कि भाई ये कॉम्पिटेंसी भी है, फ्री कंसर्न भी है, लॉफुल कंसिडरेशन भी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है, गैर कानूनी भी नहीं कहा गया उसको कभी। ऐसे तमाम तर चीज़ें जो हैं वो क्या कहलाती हैं, वैलिड कहलाती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ होगा पॉइंट डिस्क्राइब इसेंशियल्स, बस ये लिखा हुआ एग्रीमेंट इज़ वैलिड, जिसे क्या किया जा सके, इन्फोर्सेबल किया जा सके बाय लॉ, जिसे क्या किया जाए, इन्फोर्सेबल बाय लॉ किया जा सके। डिस्कस अब हमने ऊपर पहले बात की है कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो क्या कहलाते हैं, आपके वैलिड कहलाते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास फिर नेक्स्ट है वाइडेबल। देखिए, एक हमारे पास है वाइड, एक हमारे पास है वाइडेबल, ठीक है जी। वाइडेबल क्या है, आपकी मर्जी है, अगर आप मना करना चाहें तो मना कर सकते हैं, अगर उस फैसले को पूरा करना चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। जब आपके ऊपर मामला छोड़ दिया जाए तो ऐसा जो केस है, ऐसा जो मामला है, वो क्या कहलाता है, वो वाइडेबल कहलाता है। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक
आपकी रजामंदी शामिल ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप फ्री कंसर्न नहीं थे, जैसे कि हमने मिसाल दी थी वो शादी वाली ले लें, या किसी ने जो है वो आपके सर पे बंदूक रख के कहा कि तुमने जो है वो कोर्ट में जाके झूठी गवाही देनी है। आपने उस वक्त तो एग्री कर लिया कि हाँ भाई मैं एग्रीमेंट करता हूँ, एग्री करता हूँ, कोर्ट में जाके आपने सच बोल दिया, तो आपके ऊपर कोई केस नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन सकता कि आपका उस वक्त फ्री कंसर्न शामिल नहीं था जिस वक्त आपने एग्रीमेंट किया। आपके ऊपर गन रखी हुई थी, आपने जो है मजबूरन फैसला कर लिया। आपका किसी प्यारे को जो है वो किडनैप किया गया था, आपने मजबूरन जो है उस वक्त वो एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन उस एग्रीमेंट को फुलफिल करने की ख्वाहिश ना रखी ना की। ठीक है, लास्ट लाइन में जो है वो लिखे हुए हैं इसमें पॉइंट्स के पार्टी क्या हो, caused by cohesion, undue influence, fraud, misrepresentation, इनके कोई भी पॉइंट शामिल हो तो आपका क्या कहलाता है ये, कि आपका कंसर्न फ्री नहीं था। जब आपका कंसर्न फ्री नहीं है तो ऐसे तमाम तर एग्रीमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कैंसिल कर सकते हैं कि भाई मैं इसको फुलफ़िल नहीं करता, मना कर दिया। ठीक है, वाइडेबल है। जब तक आपके सर पर जो थी बंदूक थी, आपने कहा कि भाई मैं कर दूंगा, आपसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी करवा लिया गया कि हाँ भाई मैं कर दूंगा, आप कोर्ट गए, आपने बोला कि मेरा जो इन्फ्लुएंस था वो बिल्कुल भी, मेरा जो फैसला था वो क्या किया गया था, कॉज किया गया था, फ्री कंसर्न मेरा नहीं शामिल था, मजबूर किया गया था मुझे, मैं अब इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाना चाहता हूँ। कोर्ट आपको बिल्कुल इजाज़त देगा कि आप इस बात को साबित करें कि आपका जो कंसर्न था वो फ्री नहीं था, आपने मजबूरन ये फ़ैसला दिया था, आप क्या करें, उससे बिल्कुल स्किप कर दें। लेकिन देखें, अगर कोई मुझसे ये ना पूछे कि सर हम जो है वो क्या कर लें, किस तरीके से जो है ना वो प्रूफ करेंगे और सबूत नहीं है। देखें, जब मामलात बनते हैं तो सबूत भी ढूंढे जाते हैं, सबूत भी मिलते हैं, तमाम तर चीज़ें मिलती हैं। हमारा ये काम नहीं है कि हम सबूत पेश करें, हमारा काम है जज। हमारी रिप्रेजेंटेशन इस वक्त इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए क्या है, एज ए जज है, कि हमने फ़ैसला देना है। हमने जब फ़ैसला देना है तो हमें पता होना चाहिए मामलात क्या है, हमने इस लॉ को किस तरह रीड करना है, लॉयर की नज़र से रीड नहीं करना है, किसी अक्यूज़ की नज़र से रीड नहीं करना है। हमने इसको रीड करना है कैसे, कि आप जज हैं और आपने फ़ैसला सुनाना है। क्लियर है? अच्छा जी, वाइडेबल आई गेस क्लियर है। वाइड पे चलते हैं। दैन वाइड जो है क्या है, कि आपको खुले अल्फाजों से शुरू से ही वो जो फ़ैसला है वो क्या हो, गलत हो। ठीक है, शुरू से ही क्या है, जो आपका जो एग्रीमेंट है वो गलत है। देखिए, ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा, वाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा, वाइड एग्रीमेंट लिखा है, जो क्या हो, आपका शुरू से गलत हो, फ्रॉम द बिगनिंग। अच्छा, ये बात यहाँ पर लिखी हुई होगी कहीं पर, मैं ज़रा देखता हूँ, मिल जाएगी। अच्छा जी, ये लिखा हुआ एक तो वाइड एब इनिशियो, इनिशियो यानी कि इनिशियल से लतीन वर्ड है वेरी बिगनिंग, दैट इज़ वेरी बिगनिंग, शुरू से ही क्या हो, वो फैसला, वो बात आपकी गलत हो। ऐसे जो फैसले हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं, वो भी आपकी क्या कहलाती हैं, वॉइड कहलाती हैं। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट सिरे से ही क्या है, बिल्कुल वॉइड है, बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल कि अगर किसी का तो पूछ ले, देन हम लोग आगे चलते हैं। हमारे पास मौजूद है अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि वेपन्स का है, ड्रग्स का है, किसी भी चीज़ का है, लेकिन क्या इन्फोर्सेबल बाय लॉ फिर भी नहीं है। भाई क्यों नहीं है? ठीक है, कानूनी है, लेकिन कानूनी होने के बावजूद भी उसे इन्फोर्स नहीं किया जा पाता या नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, ज़रा यहाँ लास्ट लाइन में हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन ओरल एट्रीब्यूशन एग्रीमेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल अनटिल इट इज़ रिटन डाउन। देखें, जब तक आपने कोई और, देखें ओरल एग्रीमेंट होते, ऐसा नहीं है कि ओरल एग्रीमेंट नहीं होते, लेकिन ओरल एग्रीमेंट का जो, या तो फिर गवाह मौजूद हो वहाँ,
भाई 4 गवाह मौजूद हैं, इन 4 गवाहों के सामने जो है वो ओरल एग्रीमेंट हुआ कि आप ये सामान देंगे, हम उसके बदले पैसे देंगे, एग्रीमेंट हो गया, एक्सेप्टेड। लेकिन इन केस आपने दो लोगों ने एक बंद कमरे में जो है वो एक फैसला कर लिया है कि हम ये करेंगे और ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, आप अब उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट क्या कहेगा कि भाई हमारे पास तो इसका कोई सबूत नहीं है ना कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ आप लोगों के दरमियान, एग्रीमेंट हुआ आपके दरमियान, अगर कोई सबूत हो तो पेश कर दें, नहीं तो ये इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हमने जो आपको जो जिम्मेदारी दी थी कि भाई आप इस बात को क्या करें, रिटर्नली प्रूव करके दिखाएं, तो वो आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। जब प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जो एग्रीमेंट है वो क्या कहलाएगा? अनइनफोर्सेबल एग्रीमेंट, जिसको जो है वो फोर्स नहीं किया जा सकता। देखें अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है इल्लीगल एग्रीमेंट। इल्लीगल एग्रीमेंट और वाइड एग्रीमेंट, इन दोनों में है थोड़ा सा फ़र्क। वाइड एग्रीमेंट क्या था? जो शुरू से एग्रीमेंट तो हो सकता है, वो वाइड एग्रीमेंट क्या था? वो एग्रीमेंट तो हो सकता है लेकिन गलत तो वो शुरू से ही है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये आपका सिरे से ही गलत जो है ना वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है या एक्ट है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि मिस्टर एक्स को पैसे दिए गए मिस्टर वाई के कत्ल के, इलीगल है, सिरे से क्या है? इलीगल है। वही बात जो हमने थोड़ी देर पहले वहाँ पर लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, उसी तरह से ये है। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है? एग्रीमेंट तो वाइड हो सकता है लेकिन हर वाइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं हो सकता। इलीगल क्या होते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आपके इखलाकी तौर पर या माशरे के लिए क्या हों? ख़राब हों। जैसे कि माशरे को में अंदर खौफ व हिरास आ जाए, ऐसे तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? इलीगल कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी को जो है वो पैसे दें कि भाई फ़लाने को किडनैप कर लो। अब एक इंडिविजुअल किडनैप होगा, उससे क्या हो जाएगा? पूरा इलाके में खौफ फैल जाएगा। एक इंडिविजुअल कत्ल किया जाएगा, पूरे इलाके में खौफ फैल जाएगा। एक इंडिविजुअल को जो है वो चोरी की जाएगी पूरे इलाके में। ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? इलीगल कहलाती हैं। इस तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या कहलाती हैं? इलीगल एग्रीमेंट कहलाते हैं। आपने किसी से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई फ़लाने का घर तोड़ दो, आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो है वो इस बंदे को किडनैप कर लो, या आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई ये फ़लानी ड्रग्स हैं ये दूसरे मुल्क ले जाओ। ये तमाम तर वाइड तो है ही हैं, लेकिन वाइड होने के साथ साथ इलीगल भी हैं। लेकिन अगर कंसिडरेशन शामिल नहीं करी, अगर कंसिडरेशन लेन देन शामिल नहीं करी तो इलीगल तो नहीं है, पुलिस तो नहीं पकड़ेगी आगे। लेकिन हाँ, वो वाइड ज़रूर होगा कि शुरू से गलत है, आपने एसेंशियल जो पॉइंट्स थे वो फुलफ़िल नहीं किए। एसेंशियल पॉइंट्स क्या थे? कि आप क्या करते? लॉफुल ऑब्जेक्ट होता, लॉफुल जो है वो कंसिडरेशन होती, फ्री कंसेंट होता, ये सब चीज़ें शामिल नहीं करी तो वाइड हो गया। इलीगल क्या? कि बिल्कुल सिरे से ही आप क्या यूज़ कर रहे हैं? गैर कानूनी तरीका या गैर कानूनी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा? इलीगल कहलाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो किसी चीज़ की सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी पर जो है डिपेंड करते हैं। अब ज़रा समझते हैं कि सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ का गारंटी फुल हो जाना सर्टेनिटी कहलाती है, और उसमें जो है वो शकूक शामिल हो कि यार शायद ऐसा हो जाए और शायद ऐसा ना हो, अनसर्टेनिटी, कोई गारंटी नहीं है, कोई यकीन दहानी नहीं मौजूद। तो ऐसी अनसर्टेनिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है वो एक अरबों रुपए की जो है ना वो एक गाड़ी इंपोर्ट करवाई, ठीक है जी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जहाज़ को लूट लिया जाए, भाई ये तो पानी की जहाज़ से ही आएगी ना, तो भाई जहाज़ को लूट लिया जाए। ऐसा भी हो सकता है जहाज़ डूब जाए। इस तरह की अनसर्टेनिटी जो है हम उससे बचने के लिए क्या करते हैं? इंश्योरेंस करवा लेते हैं।
एग्रीमेंट भी तो हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से। अगर जहाज़ आ गया तो आप इंश्योरेंस कंपनी हमें कोई पैसे नहीं देगी, और अगर जहाज़ डूब गया तो आप हमें क्या देंगे, पैसे देंगे। क्लियर है? तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, अनसर्टेन कहलाते हैं। अनसर्टेन कहें या कॉन्टिंजेंट कहें, जो बेस करते हैं क्या, किस चीज़ पे, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के होने और ना होने पर बेस करने वाली चीज़ें जो हैं वो क्या कहलाती हैं, आपके कॉन्टिंजेंट कहलाती हैं। एग्जाम्पल में नीचे लिखा हुआ है, इंश्योरेंस की एग्जाम्पल उसने दी हुई है इंश्योरेंस कंपनी की। तो एक्सीडेंट की भी ले सकते हैं कि अल्लाह ना करे अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपने जो है वो पैसे देने हैं। अनसर्टेनिटी है ना, कि भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि भाई किसी का नहीं होगा या सबके होंगे, डिपेंड ऑन। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स, अच्छा देखें, कंटिंजेंट जो है वो दोबारा आएगा आगे, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट भी आगे आएगा दोबारा, इसी चैप्टर में ही आएगा और कहीं पे नहीं, इसी चैप्टर में। तो बात दरअसल क्या है, उसको वहाँ पर हम थोड़ा कम पढ़ लेंगे, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेते हैं, या एक काम करते हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट आगे ही पढ़ते हैं। मैं पेज नंबर जो है वो इसमें निकाल देता हूँ। देन आप लोग भी इसी पेज पे कर लें, देन कॉसी कॉन्ट्रैक्ट पीछे तो है ही है, वहाँ पर भी देख लेंगे। बहुत सी चीज़ें इसमें जो है बुक में जो है वो रिपीटेडली हैं। पेज नंबर 61 है हमारे पास, तो 61 में जो है हम देखते हैं, वी शुड फाइंड इट। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं इसमें रिपीटेडली आ रही हैं, तो हम उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। कुछ अनइम्पॉर्टेंट होंगी तो उसको मैं जो हूँ वो बता दूंगा कि भाई ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो आप उसको वहाँ स्किप कर दीजिएगा। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हमारे पास आ गया है। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर विच लॉफुल कंसिडरेशन शुड बी पेड। देखें, ये कहीं लिखा हुआ होगा इसमें, यहाँ इसी तरह की कोई बात होगी यहाँ, ठीक है, नहीं, ठीक है, यहाँ पर मौजूद है कि क्या हो, आपकी कंसिडरेशन जो है वो क्या हो, लॉफुल हो। बात दरअसल ये है कि कुछ चीज़ें, ये बेसिकली ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसे करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद हो जाता है। इसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद हो जाता है। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो खुद ब खुद हो जाए उसे क्या कहते हैं, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है जी। एक ऑब्लिगेशन है ये जो आपको अनजस्ट से बचाती है। अनजस्ट क्या, कि आपके साथ जो है ना वो गैर मुनासिब तरीका हो जाए, गैर मुनासिब काम हो जाए। तो इससे बचने के लिए, अनजस्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद बन जाता है, ना बनाने की ज़रूरत, ना कहने की ज़रूरत, ना कुछ करने की ज़रूरत। अच्छा जी, कैसे बन जाते हैं, ज़रा हम ये इन पॉइंट्स में पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे भी हैं तो इनको देखते हैं। नंबर 1, नेसेसिटी इज सप्लाई टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज बिहाफ। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे किसी इंडिविजुअल का एक्सीडेंट हुआ, आपने उसे देखा, आपने उसे अपनी गाड़ी में डाला, आप उस गाड़ी को ड्राइव कर कर ले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में उसका खर्चा आया 50,000 रुपये का। भाई इलाज करवाना है, फौरी इलाज कराना है, वरना बंदे को तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। आपने फ़ौरन 50,000 रुपये उसको निकाल के दिए और क्या कहा कि भाई इसको सही करो। बंदे का इलाज किया गया, बंदा जो है वो होश में आ गया और बंदे के जो है वो क्या हो गया, तबीयत मुनासिब हो गई। अब मामला यूँ कि जब उसकी तबीयत मुनासिब नहीं थी तब तो वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था ना, तो आपने उसके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपने पैसे दे दिए, लेकिन आपका क्या फ़ायदा, आपने क्यों पैसे दिए, आपका तो नुकसान होगा ना उससे। कि आपने क्या किया, एक इंडिविजुअल को पैसे दे दिए
जिससे आपका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं बनता। ठीक है भाई, पैसे तो चले गए ना। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद बन गया। आपको ना मांगने की ज़रूरत, ना कुछ कहने की ज़रूरत। भाई आप तो बोलेंगे कि भाई हमने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया था कि भाई वो जो इंडिविजुअल है जो हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, उसने उठते साथ ही बोला कि भाई मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि आप पैसे दो, आपने क्यों दिए। ठीक है, और ऐसा बहुत से लोग कह सकते हैं। आप क्या बताओगे कि भाई कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, मैंने आपकी भलाई के लिए आपके पैसे दिए, अब आप पे क्या हो गया, फ़र्ज़ हो गया कि आपने उन पैसों को लौटाना है, वापस करना है एट एनी कॉस्ट, बिल्कुल वापस करना है। और ऐसा नहीं किया जा सकता कि आप उसे वापस ना करें। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर जो है ये लॉ है, जिसमें क्या है, आप बआसानी तौर पर बच सकते हैं किससे, किसी भी किस्म की इस एक्टिविटी से, कि भाई कोई आपको पैसे, आपके पैसे जो है वो आपको ना नहीं दे रहा हो, तो आप उससे इस तरह से पैसे ले सकते हैं, या आपने उसकी मदद करी और इन लास्ट जो है वो आपको आपकी मदद करने के लिए या आपको रिटर्न पे करने के लिए वो राज़ी ना हो, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई कौसी कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बन चुका है। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट, money paid for another when the person paying is also interest in payment। देखें, फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल ने क्या लिया, लोन लिया हुआ है। ठीक है, लोन वाले उसके घर पे आ गए। ठीक है भाई, शादी का मौका है उसके घर पे, और लोन वाले जो हैं उससे कह रहे हैं भाई पैसे दो वरना फिर मामलात नहीं बनेंगे। आप जो हैं वो, आपके पास वक्त पैसे मौजूद थे, आपने वो लोन जो है वो चुका दिया। अब उस इंडिविजुअल को जिसका लोन आपने चुका दिया, आपको कोई उससे कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, आप वो पैसे हमें वापस करें, कोई ज़रूरत नहीं है। फैसला कोर्ट ऑलरेडी जो है ना वो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कासी कॉन्ट्रैक्ट, आपने उसकी मदद करी, इन रिटर्न आपने इसकी मदद करनी ही है। इस तरह के तमाम एक्ट्स जो हैं, तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, उनको बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद बन जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पर जो है वो इसकी तफसील मौजूद है, हर पॉइंट की तफसील मौजूद है। ठीक है, ये मैं वैसे पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं एग्जाम्पल यहाँ दे चुका हूँ। आप लोग चाहें तो यहाँ पर इसको एक दफ़ा रीड ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, पॉइंट जो अदर बाकी हैं वो क्या हैं, रिकवरी ऑफ मनी फॉर अ नॉन ग्रेटिट्यूज एक्ट। देखें, दो किस्म की ग्रेटिट्यूज और नॉन ग्रेटिट्यूज का फ़र्क समझ लें ज़रा। ग्रेटिट्यूज होता है वो काम जिसके बदले में पैसा देना जो है वो क्या हो, लाजमी हो। लेकिन ग्रेटिट्यूड एक्ट जो है वो क्या है, फॉर एग्जांपल हम कहें कि एक दिन जो है वो क्या हुआ, ईदी एम्बुलेंस जो है वो आई और क्या किया, एक पेशेंट को उठाया और साथ में जो है वो हॉस्पिटल ले गई। ये एक वॉलंटरली जो है वो क्या है, एक्ट है। और ईदी वालों ने कहा है कि भाई पैसे नहीं है तो हम ले जाएंगे, ऐसी बात है। तो इफ़ अगर आपके पास हैं तो दे दें, नहीं है तो ना दें। ये वॉलंटरली है कि बिल्कुल जो है वो खिदमाती तौर पर है। अगर आप इसके बदले पैसे ना भी दें तो वो इस पे आस्क नहीं कर सकता। लेकिन आपने एक इंडिविजुअल को बुलाया और कहा कि भाई मेरे घर पे रंग कर दो, उसने रंग करना शुरू कर दिया। उसने एक दीवार रंगी, आप बोले यार ये तुम अच्छा कलर नहीं कर रहे हो, तो क्या करो भाई चेंज कर लो, हमें तुमसे नहीं कराना। जो एक दीवार पे उसने रंग किया है, आपको उसके पैसे देना लाजमी हो गया, देने ही देने एट एनी कॉस्ट। ये क्या था, नॉन ग्रेटिट्यूड एक्ट। उसने कलर किया था तो इसी मकसद से किया था कि मैं उसके बदले पैसे लूँगा। तो अब जब उसके बदले पैसे लूँगा तो आपको उसने जितना काम भी किया है ना, ग्रेटिट्यूड होता है मुफ्त का, फ्री की चीज़ें, नॉन ग्रेटिट्यूड गैर मुफ्त की चीज़ें जो फ्री ना हों। तो आपके उसमें जो है लाजमी हो गया कि अगर वो है क्या है, नॉन ग्रेटिट्यूड है, तो आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, उसने जितना काम किया है उतनी काम की, उतनी चीज़ की। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ द लॉस गुड। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं भाई वो एक मोबाइल जो है वो ज़मीन पे एक इंडिविजुअल का उसने खुद गिरा दिया।
ठीक है, चलते हुए उसने खुद गिरा दिया या गिर गया, पीछे से एक शख्स आया, उसने वो उठा लिया। इतने में जो पहले वाला शख्स था जिसका मोबाइल गिरा था, उसको अंदाज़ा हो गया कि यार मेरी जेब से कुछ गिरा है। वो पलटा, उसने देखा कि भाई पीछे वाले के हाथ में, पीछे वाले के हाथ में। अब उसने बोला कि यार ये तो मेरा है, मुझे वापस दे दो। वो मना नहीं कर सकता कि भाई मुझे अल्लाह की ज़मीन से मिला है और जो है ना वो मेरा हो गया, नहीं। फाइंडर ऑफ अ लॉस गुड का ये खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट बन गया है कि आपने इसकी चीज़ ढूंढी है, आपने इसको वापस करनी है। ठीक है, इन केस वो वापस नहीं करेगा तो आप बिल्कुल उसे कोर्ट ले जा सकते हैं कि भाई इसको मेरा ही 10 लाख रुपए का या 10 करोड़ रुपए का हीरा मिला और इसने क्या किया, ये अपने पास रख लिया और मुझे नहीं दे रहा। ये मैंने इसको ख़रीदी भी पर्ची है, ये सब कुछ है, और ज़मीन पे गिरा और इसने उठा लिया। भाई अब ज़मीन पे गिरा और उठा लिया तो नहीं हो सकता ना इस तरह से। तो कोई एग्रीमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई गिरेगा और आप उठाएंगे, खुद ब खुद बना हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। और ये खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट बन जाना जो है वो क्या कहलाता है, कासी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। लास्ट पॉइंट, रिकवरी ऑफ मनी पेड और थिंग्स डिलीवर्ड अंडर मिस्टेक और कोहेंशन। फॉर एग्जांपल, हम गए कहाँ पर, खाने पे, हम एक होटल के खाने में गए और जो है ना वहाँ बैठे और जो है क्या हुआ, खाना आया। गलती से क्या हुआ कि खाना आ गया किसका, जो बराबर वाली टेबल के लोग हैं ना उनका। पर हमने तो मंगाया ही नहीं था ये, उन्होंने जो है ना 56 भोग का खाना मंगाया हुआ था। आपने खा तो लिया, डिगार शिगार मार के आप बैठ गए किनारे पे, भाई अब हमारा वाला खाना ले आओ, ये तो तुम गलती से दे दिया था। ऐसा नहीं हो सकता, क्लियर है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपने क्या करना पड़ेगा, आपने एट एनी हाउ उसे पे आउट करना होगा। इस तरह की जो पेमेंट्स हैं, इस तरह की जो मामलात हैं, वो क्या कहलाएंगे आपके, डिलीवर्ड मनी। गलती से जो है वो खाना अगर डिलीवर हो गया आपको, तो आपने उसकी पे आउट, उसे पेमेंट जो है वो करनी है, भले वो जिस भी रीज़न से हुआ या जिस भी मामले की वजह से हुआ। आपने जो चीज़ इस्तेमाल कर ली है उसका आपको पैसे देने हैं। आई होप यहाँ तक ये क्लियर होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है वो एक सामान डिलीवर हो गया, विच वॉज के एक पर्स जो है वुमेंस जो ख़वातीन यूज़ करती हैं, वो पर्स आपके पास डिलीवर हो गया। ये कोई खाना गलती से आपके पास डिलीवर हो गया, आपने वो रख लिया और जो है उसके पैसे नहीं दिए। तो पैसे देना जो है वो क्या है आपके लिए ज़रूरी है। भले वो आपने ना मंगाया हो, गलती से आ गया हो, लेकिन आपने उसे कंज्यूम किया या आपने उसे यूज़ किया, दोनों सिचुएशन में आपने क्या करना पड़ेगा, उसकी पेमेंट जो है वो करनी होगी। तो इस तरह की पेमेंट्स जो हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी कासी कॉन्ट्रैक्ट कहलाती हैं। वापस चलते हैं, देन पेज हम लोग जो है वो स्टडी कर रहे थे। 30 को वापस चलते हैं, पेज नंबर 30 पे। वैन हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं, तो उसको वहाँ पर दोबारा पढ़कर जो है वो आपका भी वक्त ज़ाया होगा और वीडियो भी महज लंबी होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप भी बोलेंगे भाई पीछे पड़ा हुआ है, बार बार पढ़ा रहे हैं, सिर्फ वीडियो का टाइम लंबा हो रहा है, हमारी अटैम्प आगे जा रही है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप एक ही दफ़ा में इसको समझ लें। नहीं समझ आया तो मुझसे पर्सनली पूछ लें, मैं आपको भी सारी बातें जो हैं वो दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे एक्सप्लेनेशन की कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या है कि अपना वक्त बचाएं, अटैम्प्ट दें और इंशाल्लाह जो है वो क्लियर करेंगे। बस मेहनत करें और इस बुक को एक दफ़ा ज़रूर रीड कर लें। ठीक है, अमूमन टीचर्स ये बुक नहीं पढ़ाते, इसलिए नहीं पढ़ाते कि भाई ये अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें मटेरियल पूरा है। अगर इंडिविजुअल के पास नॉलेज है, इंडिविजुअल ने इसको स्टडी किया हुआ है, एग्जांपल्स मौजूद हैं, तो आसानी तौर पे वो पेपर पास कर सकता है। सिर्फ क्या करनी है, लग कर मेहनत करनी है और इंशाल्लाह पेपर क्लियर हो जाएगा। आगे मैं इस वीडियो के साथ MCQs भी शामिल कर दूंगा। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ना है, ये चार तो इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन कासी कॉन्ट्रैक्ट में हमने वहाँ 5 स्टडी कर लिए हैं, तो कासी कॉन्ट्रैक्ट हम आगे जाके स्टडी नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमने जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है ऑफ़र और एक्सेप्टेंस के बारे में, और आगे चलेंगे देन हम उसकी तफसीलन बात कर लेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।